यूट्यूब पे नहीं तो कम से कम मतलब यूट्यूब पे अपलोड करके बच्चों को दिखाने का तो एटलीस्ट बैंक्स एंड कॉमर्शियल बैंक। अब देखो बैंकों की भी जो खोज हुई है या बैंकों का मतलब खोज तो नहीं हुई है, बस ये कह लो कि जो डेवलपमेंट हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि भाई जब मनी इजाद हुई तो मनी के इजाद होने के साथ साथ भाई देखो हम लोगों ने एक ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का एक पर्टिकुलर सेकेंडरी फंक्शन मनी में देखा था, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का एक जरिया जो है मनी कैश के साथ साथ ये बैंक भी तो है। देखो पैसों में हम लोग पैसों के टर्म्स में पैसों को एक जगह से दूसरी जगह में जैसे जेब में रखा लिया करके ट्रांसफर कर दिया, मगर इसमें रिस्क है। बैंक जो है वो हमको इसी रिस्क से आज़ादी दिलाता है। देखो मनी जो है मनी ने अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बुरे फैक्टर्स को भी पैदा कर दिया जो कि इंसानियत के लिए इंसानों के लिए मैनकाइंड के लिए अच्छे नहीं है। जो जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो लालच हो गई, जमाखोरी हो गई, ठीक है। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब होते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल भी हुई ना, ये जो अमीरी गरीबी पॉसिबल हुई है इट इज़ बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ मनी, ठीक है, पैसों के आने की वजह से। बहरहाल चलो हम लोग अपने टॉपिक पर रहते हैं, कोई मॉडल साइंस की क्लास नहीं चला रही। मॉडर्न मनी में हमारा करेंसी और डिपॉजिट मनी शामिल होता है और करेंसी कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। की बात आप लोग याद रखो, ठीक है। करेंसी जो है जो हमारी मनी है वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। ओके, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, मतलब जो लोग नहीं भी पढ़ते हैं उन लोगों को भी पता होगा। हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार बैंक क्या होता है। वैसे बैंक बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो हम लोग देख लिया भाई सेंट्रल बैंक, जिसका मेन काम क्या है? पूरे देश के इकोनॉमिक सिस्टम को और बैंकिंग सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखना और पैसों को इशू करना। दूसरा होता है कॉमर्शियल बैंक। जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक आम सा बैंक है जिसका मकसद क्या है? कॉमर्शियल मकसद है। कॉमर्शियल मकसद हमेशा पैसा कमाने से ताल्लुक रखता है कॉमर्शियल मकसद। तो कॉमर्शियल बैंक का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? वो पैसा कमाना होता है। हालांकि ये कॉमर्शियल बैंक ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में? दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। जो काम सेंट्रल बैंक करता है ना वो कॉमर्शियल बैंक नहीं कर सकता, और जो काम कॉमर्शियल बैंक करता है वो सेम काम सेंट्रल बैंक नहीं करता। कर सकता है बट करता नहीं, जरूरत नहीं है उसको। भाई जो काम हमसे नीचे वाला बंदा करता है, जैसे सपोज कर लो कि हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हम लोग एकदम हम अफसर हैं, ठीक है। अभी हम अफसर हैं तो हम पैर पे पैर रख के अपनी इजीली बैठ सकते हैं ना। चपरासी आकर के वो ऐसे झाड़ू लगा रहा, पोछा लगा रहा, हम भी लगा सकते हैं, बट वी आर मतलब हमको रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, क्यों लगाएंगे जब जरूरत नहीं है तो, है ना। तो बस वैसे ही एक कमर्शियल बैंक छोटे काम करता है, लोगों से डील करता है। आरबीआई बड़े काम करता है। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक जो है वो इसको कंट्रोल करेगा। अगर सेंट्रल बैंक ने इसको डांट दिया गया ज्यादा काम तो का बोला तक ऐसे नहीं किया तो इसकी हालत खराब हो जाएगी, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक बेसिकली मेन होता है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बैंक की डेफिनेशन क्या है। तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, withdrawable by check or otherwise, and uses the money so collected for lending to the households, the firms and the government, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है फीचर्स ऑफ बैंक, हमारे यहां से निकल आएंगे डेफिनेशन से। फीचर्स ऑफ बैंक पहला क्या है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस में या मनी में डील करता है। पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, लोगों से डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा देता है, जमा करता है। और तीसरा काम क्या करता है? ग्रांटिंग ऑफ लोन्स टू पीपल, लोगों को लोन देता है, लोन भी देता है। तो ये तीन बेसिक काम, या फिर काम के मामले में ये दो बेसिक काम है कि भाई एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन, ठीक है। और उसके अलावा ये जो फीचर में शामिल है ये भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। क्लियर है ये बात?
हाँ इसमें वाइवा में ओके। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ गए होंगे, एक्सेप्ट डिपॉजिट भी समझ गए होंगे, गारंटी ऑफ लोन भी समझ गए होंगे, आसान सी चीजें हैं। ये होता है हमारा बैंक। ध्यान रखना बैंक जो करता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये खास इसीलिए करता है ताकि लोगों से ये पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करके दूसरे लोगों को यही पैसा लोन के फॉर्म में दिया जा सके। अब पैसा बैंक इसमें लोन कैसे कमाता है, पैसा कैसे कमाता है, हम ये बात पहले ही बता दी। जैसे लोगों से पैसा एक्सेप्ट डिपॉजिट के फॉर्म में बैंक ने किया और लोगों के बोला कि हम आपको एट द रेट ऑफ 4% हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो बैंक एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कि जिन लोगों ने पैसा अपना बैंक में जमा किया है उन लोगों को भी बैंक इंटरेस्ट देगा उस जमा किए हुए पैसे पर, मगर महज 4% का। बैंक इसी पैसे को उठा करके दूसरे लोगों को लोन दे देगा। अब जिनको बैंक ने लोन दिया है उनसे तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उससे ज्यादा करेगा। बैंक ने कहा कि भाई हम आपको लोन दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 12% पर। अब देखो 4% पर लोन लिया है और 12% पर दे रहा है लोन, भाई 8% का मुनाफा हो गया ना इस तरह के खेल में। ये जो 8% का मुनाफा है यही बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके अलावा बैंक बहुत सारे काम करता है, एजेंसी फंक्शन करता है और बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। दूसरे छोटे मोटे काम करता है और कई जगहों पर अंडरराइटिंग का भी काम करता है, गारंटर का काम करता है, ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है, बहुत सारे काम होते हैं बैंकों के, क्लियर। तो इस तरह से ओवरऑल बैंक प्रॉफिट कमाता है। तुमने बैंक के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है ना आगे तक, तुमने हमने तुमको वहां तक पढ़ाया है, क्या नाम है, क्रेडिट क्रिएशन, ओके कोई बात नहीं। चलो बैंक क्या होता है समझ गए। एसेंशियल फंक्शन ऑफ बैंक को ध्यान रखना है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। तो इस पर्टिकुलर चीज को विदेश कर देते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक ये कोर्स में नहीं, इसको छोड़ो, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पर चलते हैं। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। सर एक मिनट, ओके, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पहले फंक्शंस लिख देते हैं, पूरा लिखने से क्या फायदा। पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। हमको पता तो है ही भाई पहला फंक्शन क्या होता है बैंक का, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक। अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय द पीपल ये पर्टिकुलर फंक्शन न करने लग जाए। बैंक का मतलब ही ये है कि वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर आम लोग जाकर के अपना पैसा लगा सके, जमा करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं सेव करने के लिए, किसी और पर्पस के लिए। बहरहाल ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये पहला पर्पस है, सेफ रखेंगे वो पैसा अपना, बैंकों के ऊपर भरोसा होता है लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि भाई कितने तरह के डिपॉजिट होते हैं। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में कह लो कि पहले तो होता है हमारा करंट डिपॉजिट, ठीक है, करंट अकाउंट, ठीक है। ये एक तरह का अकाउंट होता है जिसमें लोग जाकर के पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब इस अकाउंट की खासियत क्या होती है सुन लो। करंट अकाउंट बेसिकली ओपन किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा। बिजनेसमैन इस करंट अकाउंट को बेसिकली ओपन करता है। इस करंट अकाउंट पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। याद कर लो इस बात को कि करंट अकाउंट पर बैंक कोई इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर को पे नहीं करता है। उल्टा बैंक उनसे कुछ पैसा सर्विस चार्ज के फॉर्म में लेता है, ठीक है। अब देखो करंट अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है। करंट अकाउंट में एक पर्टिकुलर फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज कर लो कि हम करंट अकाउंट होल्डर हैं और हमारे करंट अकाउंट में एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम 1 लाख रुपए जमा है, सही है। अब
हमको अचानक से जरूरत पड़ गई 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करने की। अब कॉमन सी बात है कि भाई अगर 1 लाख रुपए है तो हम 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन उसमें नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक आगे आता है, कहता है कि आपके पास करंट अकाउंट है ना, हम आपको इस करंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या कि आपने जितना पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, सडनली वाला मामला है, तो आप हमसे ले लीजिए एज ए लोन, एक तरह के लोन के फॉर्म में आप हमसे ले लीजिए, बाद में यही पैसा आपसे हम वापस रिकवर कर देंगे, साथ में इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है अगर बिजनेसमैन को सडनली कोई रिक्वायरमेंट है हो रही है, तो वो रिक्वायरमेंट इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की वजह से हो जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरी एक बहुत बड़ी सर्विस मिलती है, नो लिमिटेशन या लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे आपका कार्ड होगा, डेबिट कार्ड वगैरह, अगर आप एक पर्टिकुलर महीने में कई बार ट्रांजैक्शन करते हैं, 2 या 3 बार के ट्रांजैक्शन शायद फ्री है, उसके बाद कुछ पैसा कुछ चार्ज लगने लग जाता है ना। इसका मतलब क्या होगा कि डेबिट कार्ड आमतौर पर सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर लोगों को मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि सेविंग बैंक अकाउंट अगर आपका है तो सेविंग बैंक अकाउंट में पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर बैंक लिमिट लगा करके रखता है, मगर करंट अकाउंट में बैंक ने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई। इसका मतलब ये हो गया अगर एक ही दिन में कोई एक बिजनेसमैन चाहे तो एक ही दिन में 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितनी बार पैसा बैंक से निकालना और जमा करना चाहता है वो बैंक से पैसा निकाल भी सकता है और जमा भी कर सकता है। एक बिजनेसमैन का काम ऐसे ही होता है ना, कभी कभी लंबा लंबा अमाउंट निकालना पड़ जाता है। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में एक चीज ये भी होती है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसे मुंह उठा के बैंक में पहुंच जाके बोलेंगे हाँ भैया ये चेक दे रहे हैं आपको 1 करोड़ रुपया दे, ऐसे नहीं होता है। मगर करंट अकाउंट में ऐसा ही होता है, अगर 1 करोड़ रुपया भी पड़ा हुआ है तो वो एट ए टाइम पूरा पैसा खाली कर सकता है। ठीक है, तो एक तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती और दूसरा नो लिमिट ऑन साइज ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन के साइज की भी कोई लिमिट नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज हैं जो करंट अकाउंट के ऊपर किसको मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर को। तो आम तौर पे करंट अकाउंट कौन ओपन करता है, बिजनेसमैन ओपन करता है। बदले में बिजनेसमैन को जितनी ये सर्विसेज मिल रही है कि ओवरड्राफ्ट, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, उल्टा बैंक में खाता खोलने वाले को बैंक को ही पैसा देना पड़ता है, क्योंकि बैंक उसे उसके खाते के ऊपर कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो सिर्फ उसको मिल रही, किसी और को नहीं मिली। सेविंग अकाउंट वालों को ऐसी कोई सर्विस नहीं मिलती। ठीक, बस इतना था इसमें। दूसरा वाला इसमें है सेविंग अकाउंट। ठीक है, ज्यादातर लोगों के पास होता है। सेविंग अकाउंट मोस्टली लोगों के ऊपर पास होता है, जो आम खाता, हाँ, जो आम तौर पे हम तुम ये वो मम्मी पापा फलाना ढिमकाना, ठीक है, अपना खाता ओपन करवाते हैं ना, ये हमारा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट कहलाता है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट को बेसिकली इसीलिए खोला जाता है कि लोग अपने थोड़े थोड़े से पैसों को ले जा करके इस अकाउंट में सेव कर सके अपनी वक्त जरूरत के लिए। सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है उसको विड्रॉ करना है, अगर निकालना है तो निकालने के लिए हम लोग चेक का यूज करते हैं, विड्रॉएबल बाय चेक्स। पहली चीज ये। दूसरी चीज लिमिट होती है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी लिमिट ऑन, हाँ नहीं अपोजिट भी नहीं है, दोनों के अलग अलग फीचर्स है, बस अपोजिट नहीं है, दोनों के अलग अलग फीचर्स है। लिमिट होती है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर, लिमिट होती है साइज ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। कौन पे करता है यहाँ इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर। ठीक है, राइटिंग बहुत खराब है, पता नहीं किसको में आ रही होगी नहीं आ रही होगी। तो विड्रॉएबल बाय चेक्स होता है, लिमिट होती है ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, लिमिट ऑन साइज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर। ठीक है, लोगों की छोटी छोटी सेविंग को प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, बचाने के लिए ये पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट होता है। रीड करते क्या थोड़ा सा लिखा हुआ ना, these accounts are
held by households, generally public salaried class, retired person who have idle cash for a short period and want to earn some interest income from their savings। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा में पड़ा रहता है और वो लोग अपने उस पैसे के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहते हैं और उसकी सेफ्टी चाहते हैं, तो लोग वो पैसा ले जा करके बैंक में जमा कर देते हैं। आमतौर पे हम लोग कोई पैसा अपने पास घर में ज़्यादा कैश नहीं रखते हैं, डर है ना भाई, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे मोदी जी का राज है, मतलब ऐसी महान सरकार तो मतलब 100 200 500 साल में एक आध बार ही आती है ना। वो ऐसा मालूम पड़ गया मोदी जी को तो रेट मरवा देंगे। ठीक है, वो बड़ा बढ़िया रेट मारे थे। पीयूष जैन क्या नाम था, कौन सा जैन था, कानपुर में व्यापारी, तंबाकू व्यापारी है, उसके घर में रेड मार के 250-300 करोड़ रुपए निकाल लिए। ठीक है, तो आप ज्यादा कैश अपने घर में रखेंगे तो रेट पड़ जाएगी भाई, वो ब्लैक में। अच्छा, पैसा फ्री भी हो गया, रिलीज भी हो गया उसका, वो काला धन कहने का मतलब बस खाली उसके ऊपर इनकम टैक्स काट लिया। मोदी जी ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप पैसा हमको हमारे हिस्से का दे दो, बाकी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया है। अरे जोक सपाट, मोदी जी तो से अपने आप में एक जोक है, उनके ऊपर क्या जोक बनाया जाए। जोक सपाट बात ये है ना कि पैसा आप अपने घर में बहुत ज़्यादा अगर कैश रखेंगे तो वो सेफ भी नहीं होता है। बैंक में कैश आपका सेफ है, ठीक है, अगर बैंक में चोरी होती है तो बैंक जिम्मेदार है, आपके घर में चोरी होती है तो बैंक जिम्मेदार थोड़ी हो। तो घर में चोरी अगर हो गई तो खत्म कहानी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, नथिंग यू कैन एबल टू डू, यू विल बी एबल टू डू। ठीक है, और पुलिस वालों के पास अगर जाओगे इवन एफआईआर करवाने भी, तो जो थोड़ा बहुत तुम्हारे जेब में बचा होगा पुलिस वाले वो बचा हुआ लूट लेंगे। तो कभी ऐसा हो जाए तो शराफत से चुपचाप बैठ जाओ, इधर कोई एक्शन। चलो, द थर्ड मेथड इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये सीधा सा है यार, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, पैसा कुछ समय के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जमा कर दिया इस खाते में, फिक्स कर दिया, अब उस पैसे को हम टच नहीं करेंगे। बस खाली फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट में बेसिक फर्क क्या होता है, पहली चीज तो मनी कैन नॉट बी विथड्रॉन, पैसा आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, और दूसरी चीज की जो इंटरेस्ट का रेट होता है, इंटरेस्ट रेट इज स्लाइटली हायर, थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्लाइटली हायर, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज स्लाइटली हायर देन सेविंग्स अकाउंट। यानी कि सेविंग अकाउंट पे अगर मान लो आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो इस पर हो सकता है आपको 5% का इंटरेस्ट या 6% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड डिपॉजिट पर देते हैं। मनी कैन नॉट बी विथड्रॉन, यानी कि ड्यूरिंग जो आपने जिस ड्यूरेशन के लिए करवाया है उस ड्यूरेशन में आप पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते। हालांकि बैंकों ने इस पर छूट दी हुई है, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप अपनी एफडी को तोड़वा सकते हैं। तोड़वाने का मतलब उसको आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, खाते में पैसा ले सकते हैं, बस थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट उसमें कट हो जाएगा भाई, इतना तो चलता है। फिर अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई तो खैर ये होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। और एक और रिकरिंग होता है, रिकरिंग को बिल्कुल अलग से समझा गया है, लिखा गया है, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट। बेसिक का नाम सुना होगा मैं तुम लोगों ने, मम्मी पापा घर के बड़े बुजुर्ग खासतौर से औरतें बेसिक बहुत डरती है, जानते हो, बस वही होता है ये रिकरिंग डिपॉजिट। बेसिक में क्या होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। हमारा सपोज कर लो कि ये हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी आंटी है और पूरे मोहल्ले से इनको खूब अच्छा टर्म्स है, सब मोहल्ले वाले इनको जानते हैं। उन्होंने कहा कि देखो यार हम लोग सब पैसा अपना खर्च कर देते, चलो थोड़े पैसे हम लोग सेव कर लेते हैं। तो भाई सब लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इनके पास सेव करना शुरू कर दिया, और हर महीने एक आदमी का या हर 10 दिन 15 दिन, हर हफ्ता या महीना, जो ऐसे भी टर्म्स एंड कंडीशंस तय हों, हम महीना मान लेते हैं कि हर महीने एक एक आदमी का नंबर इनके पास लगता रहेगा, वो इनसे उस महीने पैसे पूरा रेट करके जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे काम चलता रहेगा। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि अच्छा, और ये पोस्ट ऑफिस में ओपन होता है, ये भी ध्यान रखना। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हर महीने या कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम जा करके आप लोग अपने खाते में जमा करते रहिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि तय ये हुआ है कि हम लोग 2000 रुपीज पर मंथ
5,000 रुपीज पर मंथ जमा करेंगे फॉर 48 मंथ्स, 48 महीनों के लिए, 24 कर देते हैं यार, 48 ज्यादा हो जाएगा, फॉर 24 मंथ्स, और 24 महीने के बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो 2,000 रुपए आपने हर 24 महीने तक जमा करते रहे, तो कुल मिलाकर के 48,000 रुपए जमा हो गया आपका। थोड़ा सा इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, मान लिया कि जिसने कहा वो सब इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने पर उन्होंने बोला कि आपको एट द एंड 50,000 रुपये मिल जाएगा 2 साल के बाद। तो चलो 2 साल में 50,000 रुपये हो जाएगा, चलो ठीक है, कई लोगों ने अब तक क्या वो पैसा डाल दिया। बहुत से लोग तो बेसिक में तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, मगर बेसिक में मामला क्या होता है ना, आपको ड्यूरेशन में भी पैसा मिल सकता है, इसमें एट द एंड ऑफ द पीरियड ही पैसा मिलेगा। बहरहाल रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है समझ में आया? चलो, so this is the end of today's class, acceptance of deposit, ये फंक्शन का कमर्शियल बैंक में ये कर लिया। बेसिक की तरह होता है, बस इसमें लास्ट में पैसा मिलता है। हाँ, एडवांसिंग ऑफ लोन्स ये फंक्शन है, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।